नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आंकड़े हमारे, फैसला आपका। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। राम मंदिर का निर्माण पूरा हो चुका है। साधु संतों और राम भक्तों की 500 सालों की मनोकामना पूर्ण हो गई है, लेकिन सियासत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का ऐलान किया, तो मुर्शिदाबाद के बीजेपी अध्यक्ष के पूर्व जिलाध्यक्ष ने मुर्शिदाबाद में ही राम मंदिर के निर्माण का ऐलान कर दिया। यानी कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मस्जिद मंदिर का मुद्दा गरमा रहा है। उधर एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने राम मंदिर में ध्वजा फहराने पर विवादित बयान दे दिया। एआईएमआईएम के सिर से बाबर का भूत उतर नहीं रहा है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान भी विपक्ष की ही भाषा बोल रहा है। खुद के देश में अल्पसंख्यक हिंदुओं और हिंदू मंदिरों की विरासत को खत्म करने में लगा पाकिस्तान भारत को नैतिक ज्ञान दे रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील कर रहा है। इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में चुनाव से पहले एसआईआर का विरोध कर रही ममता दीदी ने क्या जानबूझकर बाबरी वाला दांव खेला है ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जा सके। देखिए एक रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर पूर्ण हो चुका है। मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वज को फहराना मंदिर के पूर्ण होने की गवाही है। प्रधानमंत्री मोदी ने धर्म ध्वज को संतों की साधना और समाज की सहभागिता की सार्थक परिणति बताया। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। जो यज्ञ एक पल भी आस्था से डिगा नहीं, एक पल भी विश्वास से टूटा नहीं। आज भगवान श्री राम के गर्भगृह की अनंत ऊर्जा, श्री राम परिवार का दिव्य प्रताप इस धर्म ध्वजा के रूप में इस दिव्यतम भव्यतम मंदिर में प्रतिष्ठापित हुआ। लेकिन सनातन की धर्म ध्वजा से कई विपक्षी दल बुझे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राम मंदिर का हल निकला, लेकिन विपक्ष अब भी नए सिरे से विवाद को हवा देने में लगा है। 25 नवंबर को मुर्शिदाबाद में देर रात बाबरी मस्जिद के शिलान्यास के पोस्टर लगाए गए। पोस्टर पर 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास समारोह की बात लिखी है। पोस्टर में इसका आयोजन करता टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को बताया गया है। इससे पहले टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद की वर्षगांठ पर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद बाबरी के नाम से मस्जिद बनाने का ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा, एक और बाबरी, 6 दिसंबर को बाबरी नाम की मस्जिद की रखी जाएगी आधारशिला। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी नाम से मस्जिद का ऐलान। मस्जिद तैयार होने में लगेंगे 3 साल। इस समारोह में 2 लाख लोग मौजूद रहेंगे। हाँ, वो तो बाबरी मस्जिद का शिलान्यास होगी 6 दिसंबर। स्टेट का मेरा नेता सब लोग को संहति दिवस भी उद्यापन होगी। मैं यहाँ का बेलडांगा में एक बाबरी मस्जिद 3 साल के लिए काम चलेगी, इसीलिए उनका भित्ति स्थापन होगी। किसको बुला रहे हैं आप उसमें? वो मुस्लिम लीडर लोग सब आएगी। मुस्लिम जो जाने वाने वाला है, जो कुरान हदीस, बड़ा नाम बाद में आपको ऐलान कर देंगे। अब्बास सिद्दीकी को आप बोल रहे थे? अब्बास सिद्दीकी तो जाएगी, वो तो लीडर नहीं, कोई राजनीति लीडर नहीं है। वो लोग तो फुरफुरा शरीफ तो अच्छा आदमी है।
ममता बनर्जी के विधायक के इस ऐलान के बाद से राजनीति गर्मा गई है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही नया विवाद खड़ा होता दिख रहा है। मुर्शिदाबाद के पूर्व बीजेपी अध्यक्ष शाखारव सरकार ने भी राम मंदिर बनाने का ऐलान कर दिया है। शाखारव सरकार ने मुर्शिदाबाद में राम मंदिर बनाने की बात कही। शाखारव ने बहरमपुर में राम मंदिर बनाने की बात कही। 1 साल पहले टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की इच्छा जताई थी। उस समय अभिकानंद महाराज ने सागर दिघी में राम मंदिर की नींव रखी थी। हुमायूं के बाबरी मस्जिद के जवाब में एक जिले में 2 राम मंदिर की घोषणा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले मस्जिद और मंदिर पर खड़ा हुआ सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने तो बाबर का समर्थन करने वाली सरकार तक को ध्वस्त करने की बात कही। जी दीदी, भारत की धरती पर वो बाबर जिसने भारत पे हमला किया और अपमानित किया भारत को, उसके नाम की कोई इमारत इस देश में बन नहीं सकती, ध्वस्त कर दी जाएगी। और जो सरकार उसको संरक्षण देगी वो सरकार भी ध्वस्त कर दी जाएगी। सारी पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के इसकी निंदा करें, उसको रोकें। उधर AIMIM के नेता वारिस पठान ने भी राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद विवादित बयान देकर माहौल गरमाने की कोशिश की। वारिस पठान ने कहा, वहाँ मस्जिद थी, वो है और कयामत तक रहेगी। बाबरी मस्जिद पर AIMIM नेता ने पुराना रुख दोहराया। पठान ने PM मोदी, बीजेपी पर भी साधा निशाना। बीजेपी पर मुसलमानों के प्रति भेदभावपूर्ण रवैये का आरोप लगाया। राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने के बाद पाकिस्तान ने भी भारत में मुस्लिमों को भड़काने के लिए विवादित बयान दिया। ठीक विपक्ष की भाषा बोल रहे पाकिस्तान ने जहर उगला। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा, इससे भारत के अल्पसंख्यक और मुस्लिम सांस्कृतिक विरासत को खतरा। मुस्लिम सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को खत्म करने की कोशिश। बाबरी मस्जिद सदियों पुरानी एक ऐतिहासिक इबादतगाह थी। भारत का सिस्टम अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव करता है। ये उस पाकिस्तान के बोल हैं जो अपने यहाँ अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हर रोज अत्याचार कर रहा है। हिंदुओं का जबरन धन परिवर्तन कराया जा रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है। पाकिस्तान का शारदा पीठ मंदिर जर्जर, कराची का 150 साल पुराना जागनाथ मंदिर, रावलपिंडी का 1930 में बना मोहन मंदिर, कई हिंदू मंदिरों की धार्मिक विरासत लुप्त हो रही है। हिंदू मंदिरों पर सरकार और स्थानीय लोगों का कब्जा। हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर जुल्म ढाने वाले पाकिस्तान ने भारत पर इस्लामोफोबिया के लगातार बढ़ने, हेट स्पीच और नफरत की बुनियाद पर कथित हमलों का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान खींचना चाहा, लेकिन भारत ने पाकिस्तान को फिर से फटकार लगाई है। पाकिस्तान को दूसरों को ज्ञान देने का हक नहीं। कट्टरता, दमन, अल्पसंख्यकों के साथ दुर्व्यवहार पाकिस्तान की फितरत। पाखंडपूर्ण उपदेश देने की जगह अपने रिकॉर्ड पर ध्यान दे पाक। खराब मानवाधिकार रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करे पाकिस्तान। पाकिस्तान को भारत पर टिप्पणी का हौसला विपक्षी दलों के बयानों और विरोधों से मिल रहा है। वोट के लिए ध्रुवीकरण के लिए टीएमसी बाबरी मस्जिद के नाम पर गोलबंदी में लगी है। AIMIM की सियासी हैसियत मुस्लिम वोटों के बगैर शून्य है। बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर ही टीएमसी की सरकार बनने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन SIR के बाद टीएमसी को अपना राजनीतिक भविष्य अधर में जाता दिख रहा है। इसलिए विपक्ष की कोशिश राम मंदिर के आड़ में मुस्लिम वोटों को साधने की है और इसी का फायदा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान उठाना चाहता है। इसलिए विपक्ष के सहारे पाकिस्तान अपना हित साधने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश में इस मुद्दे को लेकर एक नई शुरुआत हो चुकी है। हम जनता के बीच गए, वहां जाकर हमने सर्वे किया, लोगों से कुछ सवाल पूछे, लोगों ने अपनी राय हमें दी और जो राय निकल कर आ रही है वो आपके सामने। पहला सवाल जो हमने लोगों से पूछा टीवी स्क्रीन पर, बंगाल में बाबरी मस्जिद के जवाब में एक और राम मंदिर के निर्माण की बात ठीक है, आपकी राय क्या है? 62% लोगों ने कहा यह सही है, 36% लोगों ने कहा यह गलत है, 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का दूसरा सवाल, क्या टीएमसी जानबूझकर बंगाल में हिंदू मुसलमान विवाद पैदा करना चाहती है? 74% लोगों ने हां कहा है, 24% लोगों ने ना कहा है, 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते हैं। तीसरा सवाल, 2026 में पश्चिम बंगाल में होने जा रहे विधानसभा चुनाव पर क्या वाकई इस मुद्दे का असर पड़ेगा? 12% लोगों ने कहा टीएमसी को नुकसान होगा, 24% लोगों ने कहा टीएमसी को फायदा मिलेगा, 48% लोग ये कह रहे थे कि बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है और 16% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का चौथा सवाल, राम मंदिर में धर्म ध्वज फहराने पर AIMIM नेता वारिस पठान ने क्यों कहा कि वहां पर मस्जिद थी, कयामत तक रहेगी? 40% लोगों ने कहा यह सिर्फ महज सियासी बयानबाजी है।
8% लोगों ने कहा वोट छिटकने का डर है इसलिए ऐसा कहा गया। 28% लोगों ने कहा कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति है और 24% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। सर्वे का आखिरी सवाल जो लोगों से हमने पूछा कि भारत के विपक्षी दलों की भाषा पाकिस्तान आखिर क्यों बोल रहा है, 50% लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का डर है। 22% लोगों ने कहा विपक्ष के जरिए अपना मंसूबा साध रहा है पाकिस्तान। 26% लोगों ने कहा हिंदुओं की एकजुटता से अब पाकिस्तान डर रहा है और 2% लोग इस पर कुछ भी कहना नहीं चाहते थे। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अवधेश उपाध्याय प्रवक्ता बीजेपी मेरे साथ मौजूद हैं, जगदीश सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी मेरे साथ मौजूद होंगे, आदिल प्रधान AIMIM समर्थक मेरे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले मैं अवधेश उपाध्याय के पास चलूंगा। अवधेश जी, बंगाल में एक नया बवाल शुरू हो गया है। मुझे लगता है बाबरी मस्जिद की जो घटना है अगले महीने उसको 33 साल हो जाएंगे। राम मंदिर के बाद यह चर्चा इस देश में हो ही नहीं रही थी, लेकिन पश्चिम बंगाल से एक नई आवाज निकल कर आ रही है। आवाज निकल कर आ रही है TMC के विधायक हुमायूं कबीर के द्वारा। वो कहते हैं कि साहब एक नई बाबरी मस्जिद हम बनाने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल में। अब जब पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी तो फिर सखाराम भी कह रहे हैं कि साहब 2 राम मंदिर हम बंगाल में बनाएंगे। अब इसे हम किस तौर पर देखें, तब जब ममता बनर्जी कहती हैं कि साहब बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, छीनने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा किया गया तो देश में हंगामा खड़ा हो जाएगा। देखिए मनु जी, जिस तरह से ममता बनर्जी कह रही हैं या फिर उनके नेता कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इनको ये पता है जिस तरह से बिहार में जो NDA की जीत हुई है, प्रचंड जीत हुई है, उसी के आधार पर इनको ये पता है कि बंगाल में भी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जीत होने वाली है। क्योंकि जनता अब ये जान चुकी है मनु जी कि कौन राजनीति करना चाहता है उनके ऊपर, कौन उनका विकास करना चाहता है, कौन जनता का भविष्य सुदृढ़ करना चाहता है। ये जो बात कर रहे हैं बाबरी मस्जिद, ये बताइए बाबर कौन था? कोई पूछ सकता है? इनके जो विधायक जो नेता बोल रहे हैं TMC के, एक मुगल आक्रांत था जो भारत देश को लूटने आया 1519 में, उसको आप अपना वो मान रहे हैं, मसीहा मान रहे हैं, उसके नाम पर आप मंदिर मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बंगाली जनता जानती नहीं है बाबर कौन था, औरंगजेब कौन था। ये सब लुटेरे थे, खाने को रोटी नहीं थी, भारत आए थे लूटने, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई इन्होंने। ये कह रहे हैं जो AIM के जो नेता है वारिस पठान जी कि वहां अयोध्या में जो है वो मस्जिद थी, बाबरी मस्जिद है, रहेगी। अरे मेरे भाई वारिस जी, आप बड़े ऊंचे अधिवक्ता हैं, खुद स्वयं कहते हैं, पढ़े लिखे हैं, मुझे आप ये बता दीजिए किसी भी इस्लामिक ग्रंथ में अगर बाबरी मस्जिद का जिक्र हो या बाबर का जिक्र हो, आप मुझे बता दीजिए, हम मान लेंगे चलो बात आपकी सही है। लेकिन राम मंदिर का जो जिक्र है हर सनातन के उपनिषद में है, वेदों में किया गया है, रामचरितमानस में किया गया है। तो अब का राम मंदिर नहीं है। राम जन्मभूमि त्रेता युग में कितने साल थे पता होगा मनु जी आपको? 12,96,000 वर्ष का युग था वो त्रेता युग। उसके बाद द्वापर युग आया, 8,64,000 वर्ष थे उसमें। उसके बाद कलयुग चल रहा है जिसके 5,125 वर्ष बीत चुके हैं। टोटल मिलाकर होता है 21,63,125 वर्ष। इतना पुराना ये राम मंदिर है अयोध्या का। और ये कब हुआ बाबर? 1519 में। और 1519 से आज तक कितना हुआ? 507 साल। और उसका ये महिमा मंडन कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद है, हमारी मस्जिद थी। कहां मस्जिद थी भाई? जब 1519 में हमारे देश में आया मनु जी, सबसे पहले 1526 में उसने पानीपत में महादेव का मंदिर था, उसको तोड़वाकर वहां जो काबली मस्जिद आज के समय में वो बनवाई। उसके बाद 1527 में संभल का जो हरिहर मंदिर है वो तोड़वाया उसने, वहां उसने मस्जिद बनवाई। उसके बाद 1528 में अयोध्या का राम जन्मभूमि तोड़वाया उसने। ये कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद थी। अरे भाई वो राम मंदिर था, राम मंदिर है। अरे भाई अब इसे लेकर तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी आ चुका, उसमें ये भी कहा गया है मंदिर तो बन गया, बाकायदा एक जगह मस्जिद के लिए भी चिन्हित की गई है, लेकिन मस्जिद जहां बननी थी वहां पर बन नहीं पाई सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार, लेकिन बंगाल में बन रही है। जगदीश सिंह जी मेरे साथ प्रवक्ता जुड़े हुए समाजवादी पार्टी के। जगदीश सिंह जी, ये नया बवाल देश में क्या हो रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई काम करती है ये सब भारतीय जनता पार्टी का खेल है। और इसमें हम देखिए राजनीतिक दल है, कोई धार्मिक मठ या महंत नहीं है, राजनीतिक दल है।
और हमारा राजनीति में और भारत के संविधान में कुछ धर्म का कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है और धार्मिक मामलों को राजनीति से जोड़ रही है। भगवान राम का इन्होंने उपयोग किया है राजनीति में और ये हिंदू विरोधी हैं, हिंदुओं के विरोधी हैं। भगवान राम का उपयोग करके ये सत्ता में आए हैं और सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हम लोग भगवान राम की पूजा करते हैं और ये भगवान का प्रयोग करते हैं। बस अंतर इतना है। अखिलेश यादव आज तक भगवान राम के दर्शन करने नहीं गए अयोध्या। ऐसा है, हम दर्शन करने जाएंगे तो आप जैसे हर पल की फोटो नहीं खींचते। हम लोग जाते हैं दर्शन करने, श्रद्धा के साथ लौट आते हैं। आप जैसे दिखावा नहीं करते, प्रयोग नहीं करते और फोटो नहीं खींचते हर कि प्राइम मिनिस्टर का हर एंगल पे फोटो आना चाहिए। ये दिखावा है, राम का प्रयोग है। इसीलिए अयोध्या की जनता ने आपको नकार दिया है और वहां पे समाजवादी पार्टी को विजयश्री दिलाई है। और मान लीजिए आपको देश से समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को निकालने का काम करेगी। अवधेश जी, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। मैं अपने पीसीआर से कहूँगा, साथी से कहूँगा कि बार अवधेश जी की आवाज़ को ठीक करने की कोशिश करें। आदिल प्रधान मेरे साथ मौजूद हैं। आदिल प्रधान साहब, आप AIMIM के समर्थक हैं, लेकिन जिस तरीके से पठान साहब मुंबई से संकेत दे रहे थे कि साहब बाबरी मस्जिद वहाँ पर थी और हमेशा रहेगी, ये संकेत क्या? ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान है सीधा सीधा। अब मानना है? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसा अगर है? लोकतांत्रिक मुल्क है, सबको अपनी आस्था पूजा अर्चना करने का अधिकार है। अगर किसी की आस्था कहीं है, कोई कहीं मान रहा है, इससे कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है। लेकिन जो बीजेपी एक मुद्दा बनाकर इस तरह के डाइवर्जन पैदा कर रही है समाज में, इनको क्यों नहीं ये समझ में आ रहा है कि जिन्ना की कब्र पे लाल कृष्ण आडवाणी गए थे वो कौन थे, और बिरयानी खाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान गए थे वो कौन थे बीजेपी के, उस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। अगर किसी की आस्था, किसी ने कोई बयान दे दिया कि मैं उसको मानता हूं, वो रहेगी, तो उस पे चर्चा होगी, उस पे रोज डिबेट होगी। लेकिन जो मेन मुद्दे हैं इस देश के, उसको चर्चा ही वाला विषय नहीं है। तो आखिर आप बताइए, कब तक जो है इस तरह की चीजें बीजेपी कर लोगों को गुमराह करेगी? अरे स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा की भी तो बात करें, इस पे कोई बात नहीं होगी। SIR लाए, आप बिहार में कितने % लोगों को विदेशी बताए, जरा उसका आंकड़ा दे दीजिए। आप नहीं बता पाएंगे। चुनाव आपको लड़ना था तो सारे घुसपैठिए बिहार में थे, सीमांचल में थे। चुनाव खत्म हो गया तो सारे घुसपैठिए अब बंगाल चले गए। कब तक बीजेपी लोगों को गुमराह मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे करती रहेगी? ये भी तो एक पूछने वाला सवाल है। महंगाई अपने चरम पर है, लोगों को नारा लगाने के नाम पर मार दिया जाता है। क्या हिंदुस्तान में इस तरह की चीजें इससे पहले होती थी? जब से भाजपा सरकार सत्ता में आई है, इस तरह के तमाम ऐसे प्रोपगंडे, तमाम ऐसी चीजें समाज में फैलाकर कभी दलित को मारा जाता है, कभी मुसलमान को मारा जाता है, उस पर चर्चा नहीं होगी। लेकिन वारिस पठान ने अगर कह दिया कि मेरी आस्था फला जगह थी, मैं उसको मानता हूं, मानता रहूंगा, उस पर चर्चा होना शुरू हो जाएगी। कैसा डेमोक्रेसी है, कैसा ये लोकतांत्रिक मुल्क है कि कोई अपनी आस्था को, अपनी बात को भी नहीं बता सकता है। नहीं, लेकिन एक बात मैं आपसे समझना चाहता हूं आदिल साहब, देश में ठीक ठाक माहौल चल रहा है और आप ही कह रहे हैं कि बीजेपी जो सतही मुद्दे हैं उनसे ध्यान हटाकर दूसरे मुद्दों पर ध्यान ले जाना चाहती है। आपका इशारा हिंदू मुस्लिम का लेकर है, आपका इशारा भारत पाकिस्तान को लेकर है। फिर आखिर क्यों महागठबंधन से जुड़े पार्टियां या फिर क्यों विपक्षी पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा देती हैं? उदाहरण के तौर पर हुमायूं कबीर आखिर क्यों कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में हम बाबरी मस्जिद बनाएंगे, 6 दिसंबर को ही शिलान्यास करेंगे और 2 साल में यह मस्जिद बाबरी बनकर तैयार हो जाएगी? क्यों? आखिर यह मुद्दा किसने दिया? बीजेपी अगर इसे मुद्दा बना रही है तो यह मुद्दा दिया किसने? देखिए, ये तो टीएमसी और बीजेपी का आपस का गठजोड़ है कि उनके विधायक कुछ कह रहे हैं
फिर बीजेपी का पूर्व जिला अध्यक्ष कुछ कह रहा है। अब ये तो डिसाइड उनको करना है। हमारे जो मुद्दे थे, जो हमें कहना था, जो हमारी पार्टी की बात थी, हमने वो आपको बता दी। और बयान की जहां तक बात है, जमहूरियत में हर किसी को पूजना मानना वो उसका अपना व्यक्तिगत वो है। अगर बादशाहियत होती तो ये चीज गलत हो जाती कि अगर कोई किसी बादशाह के खिलाफ अगर कुछ कहता तो मैं ये मान सकता हूं। या तो आप कहिए कि ये लोकतांत्रिक मुल्क नहीं है, आपने हमने जो कह दिया आदिल वही साहब, मैं माना भी तो जाएगा। उसी बात का जिक्र कर रहा हूं। अगर जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है तो फिर जमहूरियत को ही तय करने दीजिए ना कि वो टीएमसी को कैसे देखेगी, बीजेपी को कैसे देखेगी। मेरे साथ जगदीश सिंह मौजूद हैं। जगदीश सिंह जी, मैं आपसे यह समझने की कोशिश करता हूं कि बीजेपी को आखिर इस तरह के मुद्दे कौन दे रहा है। विपक्षी पार्टियों से जुड़े हुए ही नेता इस तरह के मुद्दे दे रहे हैं। वो मुद्दा मिलता है, उसे वो एक बड़े तौर पर, बड़े कैनवास पर स्थापित कर देते हैं, लोगों में भरोसा जताने की कोशिश करते हैं और बाद में फिर विपक्षी पार्टी कहती है ये क्या हो गया। निश्चित रूप से राजनीतिक दल को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। आपकी बात सही है कि हमको मुद्दा न दे। बीजेपी तो वैसे ही मुद्दे बनाते ही रहती है। वो अपने लोगों को सेट करती कि इस तरह के बौद्धिक मुद्दे उठाए जिससे कि जन कल्याण के जो कार्य हैं, जो सरकार ने वादा किया है, जो सरकार को करने चाहिए, उन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटके और भारतीय जनता पार्टी की पिच में खेलने का मौका मिले। निश्चित रूप से आपकी बात सही है कि इस तरह की बातें आप स्वयं ऐसा ना कुछ करिए। नहीं, मैं आपसे जगदीश जी एक बात पूछना चाहता हूं। वैसे ही विपक्षी पार्टियों को पाकिस्तान की पार्टी बता दी जाती है, वैसे ही विपक्षी पार्टियों को मुसलमानों की पार्टी बता दी जाती है और तमाम विपक्षी पार्टियां सफाई दे दे के थक गई हैं। अब ऐसे में अगर टीएमसी के, क्योंकि टीएमसी विपक्षी पार्टी है, वैसे सपा भी विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस भी विपक्षी पार्टी है। टीएमसी के विधायक हुमायूं कबीर अगर इस बात का जिक्र करते हैं कि हम 6 दिसंबर को, जब बाबरी मस्जिद ढहाई गई थी, 6 दिसंबर को हम बंगाल में एक और बाबरी मस्जिद बनाएंगे और ये मस्जिद 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगी। क्या ये बयान टीएमसी के विधायक को देना चाहिए? क्या ये बयान टीएमसी का विधायक का ये बयान बीजेपी को फायदा नहीं पहुंचाता है? और क्या ईमानदारी से बीजेपी को इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनानी चाहिए? वो तो बनाएगी ही, उनका तो ये एक बड़ा विषय है ही नहीं। इसका मतलब आप मानते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक दल है? नहीं, सांप्रदायिक अब मुद्दा कौन दे रहा है? नहीं, मुद्दा ये जो आप कह रहे हैं, इसका मतलब है बीजेपी, आपने प्रूव कर दिया एक वरिष्ठ पत्रकार ने कि हाँ बीजेपी सांप्रदायिक दल है। भाई बीजेपी बहुसंख्यक की राजनीति कर रही है, साफ तौर पर बोल चुकी है, और विपक्षी पार्टियां अल्पसंख्यक की राजनीति कर रही है, वो साफ तौर पर पूछती है। देखिए ऐसा है मान्यवर कि हम लोग अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की राजनीति नहीं करते, हम जन कल्याण की राजनीति करते हैं। समाज में गैर बराबरी समाप्त हो इसकी राजनीति करते हैं, समाज में शोषण, उत्पीड़न, सामंतवाद, अत्याचार खत्म हो इसकी राजनीति करते हैं, लोगों में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता हो इसकी राजनीति करते हैं। हम लोग धर्म की राजनीति नहीं करते। और जो कि संविधान में हमारी मना है कि धार्मिक आधार पे ये भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, ये हमारा संविधान कहता है। तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये कोई इस तरह की बात करती है तो वो संविधान सम्मत नहीं है और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो बीजेपी, जो व्यक्ति संविधान के खिलाफ कहती है ना जगदीश जी, बीजेपी कहती है ना कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई। बीजेपी कहती है ना, आप तो ना कहिए ना। अरे मैं तो बीजेपी का कोट कर रहा हूं ना, मैं बीजेपी ने जो कहा है वो मैं कह रहा हूं आपसे। नहीं, आप जो कह रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए हमको चाहे गोली चलानी पड़े चाहे गोली खानी पड़े, हम सबके लिए समाजवादी तैयार हैं। समझ रहे हैं ना भाईजान? समाज मैं जो कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश को बर्बाद कर दिया। इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार को 100 दिन में समाप्त कर देंगे, महंगाई 100 दिन में समाप्त कर देंगे। आज भ्रष्टाचार इनके कार्यकाल में, महंगाई बेइंतहा बढ़ी हुई है, इन्होंने किसानों का उत्पीड़न हो रहा है, किसानों के एमएसपी नहीं मिल रही है, खाद की जगह लाठी मिल रही है। आज जो है जो
अस्पतालों में दवाएं नहीं है, नौजवान को रोजगार नहीं है, व्यापारी का व्यापार समाप्त कर दिया है। सारी के सारी तंत्र पूंजीवाद का बढ़ावा देने के लिए, अंडानी और अबानी के लिए सरकार काम कर रही है। इन सब मुद्दों से जो बहुत ही ज्वलंत है, जल जीवन मिशन के नाम पर देश में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इन सब मुद्दों से बढ़ाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब मुद्दे भारतीय जनता पार्टी खत्म करती है। लेकिन इन मुद्दों को हम जीवित रखेंगे, इन्हीं आधार पर भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, ये आप तय कर लीजिए। चलिए, बहुत बड़ी बात जगदीश जी ने कह दी कि ये मुद्दे कभी ना कभी लोगों के जहन में आएंगे और इन्हीं मुद्दों के जरिए हम भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को हराएंगे। अवधेश उपाध्याय बीजेपी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। थोड़ा तकनीकी परेशानी, खराबी उनके कनेक्शन में आ रही है, इसलिए बार बार आते हैं और बार बार चले जाते हैं। आदिल प्रधान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आदिल साहब, आपको लगता है कि जिस तरीके से बयान निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान का भी बयान आ गया, पाकिस्तान ने भी कह दिया उसको कितनी चिंता है हमारे देश की। पाकिस्तान ये कहने लगा है कि साहब यहाँ पर अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को दबाया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भाई तुम अपना काम करो यार, तुम अपने काम से मतलब रखो, हमारे देश में हर कोई मौजूद है। और अगर बहुसंख्यक यानी कि हिंदू लोगों को भी अगर महत्वपूर्ण पद मिलते हैं तो मुस्लिम समाज के लोगों को भी महत्वपूर्ण पद मिलते हैं। ये तमाम तरह, इसके बावजूद भी अगर पाकिस्तान से बयान से कई समर्थन इस देश के लोगों के भी निकल के आते हैं, तो आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान के बयान को बिल्कुल खारिज करता हूं और आपको और बीजेपी वालों को पाकिस्तान के बयान तो दिख गए, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में चाइना ने अपना हिस्सा बताकर न्यूज चला दी लोगों ने, वो मुद्दा आपको नहीं दिखा कि एक हमारे देश का जो स्टेट, वो चाइना उसको अपना घर बता रहा है, अपनी जमीन बता रहा है। हमें उस पर डिबेट पे चर्चा नहीं, हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसे कहा। अरे हम इस भारत के रहने वाले मुसलमान हैं, हमारे दादा परदादा इसी मिट्टी में मर गए, हमें जो कहना होगा हम खुद कहेंगे, कोई दूसरा मुल्क वाला हमें क्यों कहेगा। तो आप मुद्दे से मत भटकाइए। और बीजेपी का काम ही यही रहा कि जब नौजवान रोजगार मांगता है तो ये लोग यात्रा दिखा देते हैं, जब नौजवान या जनता महंगाई की बात करती है तो ये मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, जब नौजवान शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करता है तब इनको जो है हिंदू और मुसलमान की बात याद आती है। तो इस देश में जब से बीजेपी आई है, मेरा ये मानना है, जब से मैंने बीजेपी सरकार देखी और इससे पहले जो सरकारें थी उनको मैंने जब आकलन किया तो मुझे ये पता चला कि जब से बीजेपी सरकार आई है, यहाँ पर नौकरियां बेच दी गई है, यहाँ पर सरकारी चीजों को बेच दिया गया है, उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। इस देश में सिर्फ एक ही मोटो है कि चुनाव लड़ना हो तो किसी पाकिस्तान का नाम लेकर या किसी मुसलमान का नाम लेकर या मंदिर और मस्जिद करके चुनावी मैदान में आ जाइए। इससे ज्यादा बीजेपी के पास कोई एक मुद्दा नहीं है। अगर है तो बीजेपी ये बताए कि अब तक जितने स्टेट में इन्होंने अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाया है वो इससे पहले कहां थे। सारी संस्थाओं को क्या कांग्रेस ने बेचा या किसी और पार्टियों ने बेचा, इस पर नहीं, लेकिन मसला ये है कि इस देश में एक जहर घोला गया है जो हिंदू और मुसलमान के नाम से। हो सकता है कि टीएमसी के लोगों को ये लग रहा हो कि लोगों को काम नहीं चाहिए, हिंदू और मुसलमान करके हम चुनाव जीत जाएं, इसलिए वो लोग भी बयानबाजी कर रहे हैं। तो आप हुमायूं कबीर के बयान से सहमत हैं, उससे इत्तेफाक रखते हैं और सहमति जताते हैं या आलोचना करते हैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं और मैं उनका अपना पर्सनली बयान हो सकता है, वो अपना बयान दें, उनकी पार्टी का बयान हो सकता है, लेकिन मेरा पर्सनली नहीं है, ना मैं उनके समर्थन में हूं। लेकिन जिस तरह के माहौल बीजेपी ने बना रखा है, हो सकता है उन लोगों की भी पार्टी की गाइडलाइन हो इस तरह के बयान देने की। हो सकता है कि उनकी पार्टी की गाइडलाइन हो। अब जगदीश जी, आपसे एक चर्चा करना चाहता हूं कि जब भी चुनाव आते हैं तो कभी समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का बयान, कांग्रेस पार्टी में तो बहुत इस तरह के बयान आ जाते हैं और उन बयानों का इस्तेमाल, उन बयानों का फायदा या उन बयानों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बना लेती है और उसका फायदा उठा लेती है।
क्या आपको लगता है कि विपक्षी, क्योंकि बैठकें तो बहुत सारी हुई हैं जिसमें ये चर्चा होती है कि भाई हमें कोई ऐसी बयानबाजी नहीं देनी चाहिए, ऐसे बयान का जिक्र नहीं करना चाहिए जो कि हमारे लिए ही नुकसानदायक हो जाए, बावजूद इसके कई बड़े बड़े नेता ऐसा बयान दे देते हैं, चाहे वो नीच हो, चाहे वो चाय वाला हो, चाहे वो पाकिस्तान की तरह, बहुत सारे ऐसे बयान। ये है क्या आखिर, ये कौन सी राजनीति है? देखिए, बीजेपी जगदीश जी से सवाल, जगदीश जी से। देखिए हर राजनीतिक दल की अपनी अपनी टीम है, अपनी अपनी विचारधारा है। अब उन्होंने किस लिए बयान दिया इसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन यह है कि इस तरह की बयानबाजी से कतई सहमत नहीं हुआ जा सकता। जो सांप्रदायिक, चाहे पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, सांप्रदायिक पिच पे खेलने वाले लोगों की इस बयानबाजी का समर्थन समाजवादी पार्टी नहीं करती है। सीधा सा जवाब। मतलब हुमायूं कबीर ने जो बयान दिया है उसका समर्थन नहीं करती, इस बयान से बचना चाहिए था, या वहां पर अगर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया जा रहा है टीएमसी के विधायक द्वारा, वो नहीं किया जाना चाहिए? किसी भी सांप्रदायिक बयान का हम समर्थन नहीं करते हैं और इसमें कतई इससे हमसे कोई दूर तक रिश्ता नहीं है। और अगर टीएमसी के द्वारा अगर न्योता मिल गया, वहां पर बुला लिया गया, तो सपा का क्या निर्णय होगा? देखिए, ये हमारे नेता तय करते हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेतृत्व तय करता है कि उनको क्या स्टेप लेना है, क्या नहीं लेना है। इसके बारे में डिबेट का विषय नहीं है, रणनीति का विषय है, और ये रणनीति तय होती है जो हमारे नेता तय करते हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी। ये बड़ी बात है। लेकिन तमाम तरह की बातों के बीच ये भी चर्चा है कि इस देश में चर्चा बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, युवाओं के ये दिशा निर्देश या संकेतों को लेकर होनी चाहिए। लेकिन इस देश में हिंदू मुस्लिम या फिर कहें भारत पाकिस्तान ज्यादा हो रहा है और इन्हीं के इर्द गिर्द राजनीति भी घूमने की कोशिश करती है। तमाम पार्टियां आरोप लगाती कि भाई इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। कोई ये आरोप लगाता है कि भाई इस देश में हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, राजनीतिक ध्रुवीकरण किया जा रहा है, ध्रुवीकरण के फायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो इस देश के लोग जो मतदाता हैं वो गंभीरता से इस बात को सोचते नहीं हैं? क्योंकि अगर हिंदू मुस्लिम पर ही वोटिंग हो रही है, अगर भारत पाकिस्तान पर ही इस देश में चुनाव का ध्रुवीकरण हो रहा है, नैरेटिव सेट किया जा रहा है और मतदाता उसे मान ले रहा है, तो मुझे लग रहा है जगदीश जी, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत चिंता की बात है। बिल्कुल चिंता की बात है। लोकतंत्र के लिए चिंता की बात है कि जो राजनीतिक दल जन कल्याण की बात ही नहीं करता है। आप देखिए, इस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जन कल्याण की इन्होंने कहा था कि हम महंगाई 100 दिन में खत्म कर देंगे, हम भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, देश का जितना काला धन है हम वापस ले आएंगे। इन्होंने कहा था कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे, हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, फ्री में हवाई जहाज में गरीबों को टहलाएंगे। इन्होंने न जाने क्या क्या सपने दिखाए थे देश को। आज देश को सपने दिखाते जाते केवल भावनात्मक मुद्दों को ला करके देश की जनता को अपने जो मूलभूत उनकी समस्याएं, बिजली, पानी, आज देश का क्या हाल है? आज देश में पूंजीवाद देश का हाल ये है कि देश तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का केंद्र बन गया है। आप समझिए कि जल जीवन मिशन देश का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। गांव की सड़कें खोद दी गई हैं। ग्रामीण भारत को पूरी तरह से एक भी पानी नहीं आ रहा, कहीं पे एक भी कहीं किसी उससे पानी नहीं आ रहा नल में। केवल और केवल जो है गांव की सड़कें खोद करके और सारी कंपनियों को फायदा दिया जा रहा है। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए आप, फसल बीमा के नाम पे लोगों का प्रीमियम काट लिया जा रहा है और किसी को भी 1 रुपए की क्षतिपूर्ति कहीं किसी को 12 साल में कुछ नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं हो रहा। अवधेश जी 12 साल में 12 साल में कुछ नहीं हुआ है। 12 साल में कुछ नहीं हुआ, केवल लोगों के मानसिक शोषण हुआ है। मानसिक रूप से धर्म के नाम पे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, आदिल जी भी कह रहे हैं बिल्कुल। चलो आप अपनी बात भी पूरी कर लो, फिर अवधेश जी से एक साथ जवाब ले लेंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों पे काम करना चाहिए, उन जन कल्याण के काम में चाहिए। ये जो पाखंड और ढोंग धतूरा कर रहे हैं,
जो भगवान को बेच रहे हैं, भगवान का प्रयोग कर रहे हैं, ये बंद करना चाहिए। ये हमारे नेता से सीखे, आदरणीय अखिलेश यादव जी से। भव्य भगवान शंकर का केदारेश्वर मंदिर इटावा में बनवाया और लगातार उसमें वही संकल्प है। आज उन्होंने ट्वीट किया है कि हम भव्य मंदिर निर्माण, और उस भव्य मंदिर के निर्माण को केवल श्रेय उसका आदरणीय अखिलेश यादव जी को न मिले, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उस मंदिर को रुकवाने का काम किया। यह धर्म विरोधी काम है कि नहीं है भारतीय जनता पार्टी? ये किसी धर्म को नहीं मानते, ये एक ही धर्म है भारतीय जनता पार्टी का, वो है एन के एन प्रकार सत्ता में बने रहने का, लोगों के बीच वैमनस्यता बढ़ाने का, भाई आपसी सौहार्द खत्म करने का, समाज के किसी भी, चाहे कोई भी मर जाए, कट जाए, कुछ भी हो जाए, एन के एन प्रकार सत्ता में बने रहने का ही धर्म भारतीय जनता पार्टी का है, और यही इनकी विचारधारा है। आदिल जी, आप अपनी बात भी पूरी कर लीजिए। देखिए, बीजेपी जब पहली बार आई तो उसने मंदिर और मस्जिद के नाम पे चुनाव लड़कर लोगों को गुमराह किया। दूसरी बार 15 लाख रुपए डालने के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाकर वोट लिया। देखिए, ये चीजें ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। बिहार का मजदूर तबका आज भी पलायन करने के लिए मजबूर है, वो चला गया। चुनाव में बड़े बड़े वादे थे, बड़े बड़े इरादे थे, बड़ी बड़ी बातें थी। उसके बाद अब सेम पैटर्न देखिए वो बंगाल में बीजेपी कर रही है। तो जो छोटे छोटे बयान हैं उस बयान को बड़ा बताकर जो बड़े मुद्दे हैं उनको डाइवर्ट कर दिया जा रहा है। और बीजेपी का ये हमेशा एजेंडा रहा है कि जो मुद्दे समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं उनको तुरंत आग की तरह, तेजाब की तरह, स्पिरिट की तरह उनको फैला दिया जाए। अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पे चर्चा ही नहीं हो रही, जबकि सबसे बड़ा विषय है। एक महिला जो कि लंदन जा रही थी, उसकी फ्लाइट जब चाइना में लैंड की तो उसके पासपोर्ट इंडियन को देखकर उसको जाने ही नहीं दिया गया। उससे कहा गया कि ये तो यहाँ का इलाका, ये चाइना का है, तुमने इंडियन पासपोर्ट कैसे लिया? उस मुद्दे को चर्चा नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान तो बंगाल तो बिहार तो घुसपैठिए तो एसआईआर तो तकलीफ तो फला। आदिल जी, इंडिया न्यूज़ देखा नहीं आपने? कल इसी मुद्दे पर चर्चा की थी हमने, अरुणाचल के मुद्दे पर। और जो महिला है ना, वो हिंदी भी बहुत अच्छी है, वो है विदेशी मुल्क की लेकिन हिंदी बहुत अच्छा बोलती है। उसका हमने इंटरव्यू भी कराया, उसकी तकलीफ, हाँ उसकी तकलीफ, उसकी पीड़ा को हमने कराया। और इसमें भारत सरकार ने भी कहा है कि भारत सरकार ने चीन के इस बयान का, इस हरकत का खंडन किया है। अरुणाचल प्रदेश भारत का अविभाज्य अंग है, वो भारत का राज्य है और इस पर कोई भी देश अपना हक नहीं जता सकता। ये सरकार भी कहती है, ये मैं भी कहूंगा, ये आप भी कहिए। बिल्कुल कहते हैं। हाँ, चर्चा उस पे होनी चाहिए, रोज हुई है। छोटे बयानों क्यों चर्चा करते हैं? आप बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर इतना माफिया राज हो गया है, जो सरकार के संरक्षण में लोग कर रहे हैं कि सरकार का आबकारी विभाग उनको लाइसेंस देता है कि आप ठेका चलाइए, और सरकार के ही लोग संरक्षण में आकर उसके ठेकेदार की दुकान बंद करके मारने का काम करते हैं। इससे बड़ा जंगल राज कहीं है? आप बताइए, इस पे चर्चा नहीं होगी। सरकार तो कहती है कि जितने भी जंगल राज चलाने वाले थे, जितने भी गुंडे बदमाश थे, हमने सबका एनकाउंटर कर दिया, सबको जेल के अंदर डाल दिया। वो दलित थे, मुसलमान थे, यादव थे। अब जो लोग कर रहे हैं, ये लोग पुण्य कमाने का काम कर रहे हैं, लोगों को नाम पूछकर मार रहे हैं, लोगों के साथ मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, लोगों की दुकान बंद करवा दे रहे हैं। ये लोग कौन है भैया? जंगल राज खत्म हो गया है तो ये भी तो एक मुद्दा है। तो फिर जगदीश जी, अगर बीजेपी ने 2014 के बाद से इस देश में कुछ किया ही नहीं है, इस देश के लोगों का मानसिक प्रताड़ना दी है, कोई विकास का काम नहीं किया है, देश में तीसरे नंबर का भ्रष्टाचार का देश हो गया है, माफिया राज हो गया है हर बीजेपी शासित राज्यों में, तो फिर मेरी एक चीज समझ में नहीं आ रहा कि फिर बीजेपी जीत कैसे रही है? हम आपको बड़ा स्पष्ट बता दें, देखिए बीजेपी एक नया, मैं आपको छोटा सा बात बता दूं, बड़ी सी बताइए, मैं तो सुनने बैठा। लोगों की मानसिकता है कि मुगले आजम फिल्म है, आप बहुत अच्छी फिल्म है, कितनी बार देखोगे, लोगों का एक परिवर्तन का मूड होता है। परिवर्तन के तहत बीजेपी आ गई 2014 में, बड़े सपने दिखाए देश को, ये करेंगे वो करेंगे, मोदी जी आ गए। मोदी जी आने के बाद 2014 में या 2019 में क्या हुआ?
आप सब बड़े पत्रकार हैं, आप जानते हैं कि 2019 में जो खेला हुआ, जिस तरह से एक घटना को लेकर के बीजेपी ने खेल खेला, उसी का फायदा उठा करके बीजेपी 2019 में आ गई। और सही मायने में बीजेपी को 2024 में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने एक सही पैमाने पे खड़ा कर दिया, उत्तर प्रदेश में सही उसकी हैसियत बता दी। आज बीजेपी जो है लंगड़ी है भाई साहब। आज जो कहते थे अब की बार 400 पार 240 में अटक के रह गए। आज उनकी सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। तो आज भारतीय जनता पार्टी उस हैसियत में जो भेजा है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में। और ये आप तय मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश का आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो पीडीए था, उस पीडीए ने इनको 2024 में इनकी हैसियत दिखाई है। और 2024 में आने दीजिए, 2027 में भारतीय जनता पार्टी की समाप्ति की शुरुआत समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से करेगी, उत्तर प्रदेश से, और 2029 से देश में सफाया होगा। तो आप इनको मान लिए जो इनका फंडा था, जो चलना था चल गया। आपकी बात सही है कि 2017-19 में जिस तरह से जीते हैं, जैसे अभी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि हम बिहार जीते तो पूरे देश को हम जीत लेंगे। तो इस तरह की इनकी बातों से हम लोग आने वाले नहीं हैं। हम लोग इनकी शुरुआत, इनकी समाप्ति की शुरुआत उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में करेंगे। और ये बिल्कुल तय है कि 2027 के बाद इनका क्षरण देश से शुरू होगा और 2029 में इनका सफाया हो जाएगा। इनकी सरकार आने वाली नहीं है और देश में आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में एक नई सरकार और नई व्यवस्था, नई राजनीतिक व्यवस्था का जन्म होगा। ये आप मेरी बात आज नोट कर लीजिए जी। नहीं तो क्या उत्तर प्रदेश में एमवाय और अति पिछड़ा के दम पर आप सरकार में आ जाएंगे? क्योंकि यही कॉम्बिनेशन तो बिहार में था। नहीं, ये ऑपरेशन बिहार और यहाँ अंतर है। मैं बिल्कुल बात समझ लीजिए। देखिए ऐसा है, बिहार में 2024 के चुनाव में 35 सीटें भारतीय जनता पार्टी और सहयोगियों की थी, 5 सीटें विपक्षी की थी। और वही रिजल्ट 2025 में है। जो 2024 का रिजल्ट था वही 2025 का रिजल्ट है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 2024 में जो रिजल्ट है वो 256 विधानसभाओं में हमने भारतीय जनता पार्टी को हराया है। और आने दीजिए 2027 में इनको 356 विधानसभाओं में हम हराएंगे और सरकार बनाएंगे। और उसी से बीजेपी के पतन का रास्ता उत्तर प्रदेश से, जैसे कहते हैं ना, जो उत्तर प्रदेश जीता वो देश जीतता है। तो वही हाल होगा 29 में। हम सरकार पीडीए के दम पर दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, आदिवासी और अगड़ों के दम पे जो दुखी, शोषित, विमुक्त है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से जिन लोगों का शोषण और इनके खिलाफ अत्याचार भारतीय जनता पार्टी ने किया, उनके दम पर आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता का उत्तर प्रदेश में भरोसा है, विश्वास है। उस विश्वास पे खड़े उतर करके अब 2027 में भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने का एक नींव रखेंगे। जो 2024 में नींव रख गई है उसमें हम एक सरकार रूपी बिल्डिंग बना के खड़े करेंगे 2027 में। और भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में समाप्त करने का 2029 में ये संकल्प है पीडीए का कि 2029 में देश में, जिस समय अब की बार उनको बहुमत में आने से रोका है मान्यवर, उसी तरह 2029 में इनकी सरकार को हम समाप्त कर देंगे। तो बिहार में क्या हो गया? बिहार में जो स्थिति 2024 में थी वो 2025 में, उसमें बहुत कुछ अंतर नहीं है। बिहार में इन्होंने एसआईआर के नाम पे जिस तरह से लूट की है, वोटों की लूट और लोगों का, विपक्षियों का वोट काटा है, उसकी बदौलत ये जीत गए हैं। आप देखिए कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है, बिहार के रिजल्ट को कोई जनता मानने को तैयार है क्या? अब आ गए तो आ गए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में होने वाला नहीं है। हम लोग बिल्कुल सतर्क हैं। गांव-गांव, हर बूथ पे समाज पीडीए प्रहरी जो है वो अपने वोटों की रक्षा के लिए तैयार हैं और अपना काम कर रहे हैं। आदिल साहब सहमत हैं? जी, अब तो होना ही पड़ेगा, इसलिए कि जिस तरह के बिहार के रिजल्ट थे उसके हिसाब से हर प्रदेश के लोगों को जागते रहना चाहिए। वरना इतने ज्यादा वोट पाकर
वहां पर अरे आप सरकार नहीं सहमत बना हैं? सके। जगदीश जी कह रहे हैं कि हम 356 सीटों पर उपस्थिति दर्ज करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में। नहीं, अरे भाई कुछ हम लोगों के लिए भी छोड़ दे। जगदीश उनका जी, मानना है, मेरा मानना ये नहीं है। जगदीश जी देखिए, इनके ऐसा- ये कह रहे हैं कि AIMIM के लिए भी छोड़ दो। नहीं नहीं, AIMIM हमारे भाई हैं, उनके लिए तो सब कुछ उन्हीं का है। अच्छा, सब कुछ उन्हीं का। राजनीतिक बयान दे दिया आपने? ये राजनीतिक बयान नहीं, ये भावनात्मक बयान है। अरे अब आप भावनात्मक बयान दे रहे हैं, लेकिन असुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि साहब इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो है मुस्लिमों का शोषण किया है, वोट ले जाते हैं, करते धरते कुछ नहीं है। ये ओवैसी साहब का राजनीतिक बयान है। अच्छा, ये ओवैसी साहब का राजनीतिक बयान है। और जो आजम खान है, उनकी भावनात्मक पीड़ा के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आजम खां साहब का उत्पीड़न भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। आजम खां साहब का जिस तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा, समाजवादी उनके साथ खड़ी थी और खड़ी है। मनु जी, समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी थी और खड़ी है। अब आप समझिए कि दो, आप जरा सोचिए कि एक व्यक्ति के दो अगर पैन कार्ड बन गए, पैन कार्ड चेंज होते रहते, अमेंडमेंट होते रहते, अगर दो पैन कार्ड बन गए तो उसमें जो है उनको सजा हो रही। आज ये समझिए कि अब क्या कहें क्या न कहें वाली स्थिति है। आज भारतीय जनता पार्टी न्यायिक प्रक्रियाओं में भी हस्तक्षेप कर रही है। जो हम लोग कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार जो है, ये संविधान, जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कर रही है। तो यहां कहीं असत्य नहीं है। ये बात तय है कि संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी जितनी भी संवैधानिक संस्था, इलेक्शन कमीशन हो, आज इलेक्शन कमिश्नर जो है वो जो ज्ञानेश कुमार जी हैं, वो जो है भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख बन गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पन्ना प्रमुख है इलेक्शन कमिश्नर। वो एक एक वोट सहेज रहे हैं, एक एक वोट सहेज भारतीय जनता पार्टी को कराने के लिए। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य मानवत, ये देश का दुर्भाग्य है कि देश का इलेक्शन कमीशन के ऊपर संवैधानिक जिम्मेवारी है कि वो निष्पक्ष चुनाव करवाएं और सभी राजनीतिक दलों का उनके प्रति भरोसा हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ऐसा कर दिया है कि उस इलेक्शन कमिश्नर को पन्ना प्रमुख बना के रख दिया। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है वही करते हैं। अब एक राजनीतिक दल होने के नाते मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि सारे विपक्षी दल अब भारतीय जनता पार्टी के जो अमेंडमेंट किया है कि सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति से हटाया है, वो संशोधन करके उस व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जगदीश सिंह जी का, जो कि हमारे साथ बने हुए थे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। शुक्रिया हम करेंगे आदिल प्रधान का, जो कि AIMIM समर्थक हैं। शुक्रिया हम करेंगे अवधेश उपाध्याय जी का, जो शुरुआती दौर में आए लेकिन उसके बाद कुछ तकनीकी खामी के चलते वो हमारे साथ नहीं रहे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि बंगाल में आखिर हो क्या रहा है, बंगाल में इस तरह के संकेत निकल कर क्यों आ रहे हैं और क्यों हुमायूं कबीर इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 33 साल, अगले महीने बाबरी मस्जिद मामले को 33 साल हो जाएंगे और 33 साल के बाद अगर फिर से बाबरी मस्जिद को लेकर इस देश में अगर बहस छिड़ी है तो इसके पीछे के राजनीतिक मायने क्या हैं, इसके पीछे के संकेत क्या हैं। तब जब बाबरी मस्जिद बनाने की बात फिर से कर दी गई है, 6 दिसंबर को शिलान्यास की बात कर दी गई है, और अगर बाबरी मस्जिद बनाने की बात की गई है तो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के विधायक शखाराम भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद अगर बनेगी तो फिर राम मंदिर भी 2 पश्चिम बंगाल में बनेंगे। लेकिन इन सब के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि बंगाल छीनने की कोशिश की जा रही है, बंगाल पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है, और अगर ऐसा हुआ तो इस देश में एक नया हंगामा खड़ा होगा,
इंतजार करेंगे कि आखिर बंगाल से अब किस तरीके से राजनीतिक संकेत निकल कर आता है। फिलहाल अपने खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।